मैंने मॉडल भेजा था संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस ऑफ आमंड एवं पावेल। तो आमंड एवं पावेल का जो ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम मॉडल है, कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया है कि इस मॉडल में क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित बहुत सारे मॉडल आए हैं, जिसमें डेविड ईस्टन का मॉडल सबसे ज्यादा प्रमुख है। डेविड ईस्टन ने क्या किया है, मॉडल दिया है और उसने मॉडल में 3 चीजों को रखा है, इनपुट, आउटपुट और बीच में फिल्टर, और उसके साथ उसने कहा है फीडबैक। यानी कि उसने 3-4 चीजों को रखा है कि इनपुट होता है, यानी कि डेविड ईस्टन का जो सिद्धांत है उसे इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी कहा जाता है, निवेश और निर्गत सिद्धांत। तो उसने इनपुट रखा, आउटपुट रखा और उसके बाद उसने रखा फिल्टर, और उसके बाद उसने रूपांतरण व्यवस्था को दिया है कि इस प्रकार से पूरी की पूरी व्यवस्था रूपांतरित होती है। लेकिन आमंड डेविड ईस्टन के इस सिद्धांत से संतुष्ट नहीं था। उसने कहा है कि डेविड ईस्टन ने जो सिद्धांत दिया है उसमें व्यक्ति को एक मशीनरी के रूप में रखा गया है, यानी कि पूरा का पूरा कार्य जो है संरचनाएं कर रही है, क्या कार्य हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो आमंड ने जो अपना व्यवस्था सिद्धांत दिया है, व्यवस्था से संबंधित, यानी कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी व्यवस्था को सही रूप से, स्थायी रूप से रूप देने के लिए व्यवस्था सिद्धांत या व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है, जो कि पूरे के पूरे लोकतंत्र को और पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को जीवित रखने का कार्य करती है। तो आइए हम पढ़ते हैं आमंड का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। आमंड ने कहा है कि जो हमारी पूरी व्यवस्थाएं होती हैं, जो पूरी की पूरी व्यवस्था होती है, वो चारों ओर से पर्यावरण से घिरी होती है। पर्यावरण में आपका सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, शैक्षणिक पर्यावरण, यानी कि चारों ओर से पर्यावरण से घिरी होती है। फर्स्ट जो उसने कहा है, यानी कि निवेश, यानी कि जिसको हम इनपुट कहते हैं, जो कि आप डेविड ईस्टन ने भी कहा है, इनपुट में क्या आती है, सबसे पहले आती है मांगे। मांगों में क्या होता है, इसमें वस्तु वितरण होता है, व्यवहार विनियामक होता है, राजनीतिक सहभागिता होती है, संचार या संप्रेषण होता है। वस्तु वितरण का क्या होता है कि वस्तुओं से संबंधित मांगे, जैसे डेविड ईस्टन ने कहा है कि समाज से उठकर बहुत सारी मांगे आती हैं, अलग अलग व्यक्तियों की मांगे आती हैं, जो कि सरकार के यहाँ एक जगह इकट्ठी कर दी जाती हैं। फिर उसके बाद उन मांगों को देखा जाता है कि कौन सी मांगों को पूरा किया जाए। कभी कभी 2 मांगों को मिलाकर एक मांग भी बना दिया जाता है, और तब जाके उसके बाद क्या किया जाता है, उसका रूपांतरण किया जाता है, यानी कि उसको फिल्टर किया जाता है। तो सबसे पहले हम निवेश की बात करेंगे। तो निवेश में क्या है, मांगे आती हैं जो कि जनता की ओर से या अनेक बहुत सारी जो संस्थाएं होती हैं, दल होते हैं, उनकी ओर से आती है। फर्स्ट आता है वस्तु वितरण, यानी कि वस्तु वितरण क्या होता है कि वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए, सबको सभी प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। दूसरा है व्यवहार विनियामक, यानी कि आपस में जनता का या आपस में सब लोगों का किस प्रकार का व्यवहार होता है। नेक्स्ट है राजनीतिक सहभागिता, यानी कि किस प्रकार की आपकी सहभागिता होगी। और नेक्स्ट आता है संचार या संप्रेषण, यानी कि सभी को अधिकार है उन्हें सूचनाएं मिलती रहे। उसके बाद होता है, जैसा डेविड ईस्टन ने कहा था कि मांगों के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि उनको पूरा कराती हैं, वो होता है समर्थन, यानी कि जिस मांग के साथ जितना मजबूत समर्थन होगा, वो मांग, ऐसा मानना है आजकल के लोकतंत्र में कि वो मांग जल्दी पूरी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि मैं आज कहूं कि मुझे रोजगार दिया जाए, अगर मैं एक अकेली खड़ी हो जाऊं कि मुझे रोजगार दिया जाए, तो क्या सरकार मुझे आसानी से रोजगार दे देगी? ऐसा संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि जरूरी है कि आपके पास एक मजबूत समर्थन होना चाहिए, ताकि आपकी मांग यानी कि एक रूप में, एक ठोस रूप में सरकार के पास रखी जा सके। तो उसमें जो समर्थन होता है वो क्या होता
आज्ञाकारिता, यानी कि आप क्या करते हैं कि सरकार कोई भी मांग रखती है या आप मांग रखते हैं, उसको आसानी से आप मान लेते हैं, आपका समर्थन है कि आप आज्ञाकारिता से उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी चीज आती है सहभागिता, यानी कि आप उसमें अपनी सहभागिता दिखाकर उस मांग का समर्थन करते हैं कि हम इस मांग को मानते हैं। नेक्स्ट आता है श्रद्धात्मक, यानी कि इसमें होता है श्रद्धात्मक समर्थन में क्या होता है कि श्रद्धा से हम आसानी से कोई भी चीज स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रीय प्रतीक है, वो क्या है कि श्रद्धा के रूप में हर व्यक्ति उसे आसानी से स्वीकार कर लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारा निवेश जो है रूपांतरण, जिसको हम फिल्टर कहते हैं, फिल्टर के रूप में ये यहाँ पर पहुंचता है। यानी कि जैसा डेविड रिचर्ड ने कहा है कि इसमें क्या होता है कि प्रक्रिया में, यानी कि जो रूपांतरण प्रक्रिया होती है, आपकी फिल्टर जो होता है, वहां बहुत सारी मांगे जाती हैं और इकट्ठा हो जाती है, यानी कि उन मांगों को छानने का, जैसे हम कहते हैं कि छन्नी क्या करती है कि जो अच्छी चीजें उसको बाहर निकाल देती है और अशुद्ध चीजों को ऊपर अपने पास रोक लेती है, तो वैसे ही ये रूपांतरण प्रक्रिया क्या करती है, एक छन्नी का कार्य करती है, जिसमें कि जो बेकार चीजें, अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो यहाँ रुक जाते हैं और अच्छी चीजें जो है बाहर निकल कर आ जाती है। तो फर्स्ट जो होता है वो राजनीतिक के पास जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरे देश की, किसी भी देश की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वहां पर दो प्रकार के अधिकारी कार्य करते हैं, एक राजनीतिक अधिकारी होते हैं और एक होते हैं प्रशासनिक अधिकारी। राजनीतिक अधिकारी जो है लोकप्रियता के आधार पर चुने जाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो है अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, राजनीति के पास की पूरी मांगी गई। इसमें फर्स्ट जो आता है वो आता है हित स्वरूपीकरण। हित स्वरूपीकरण क्या है कि यहाँ पे जो है एक बेस बनाया जाता है, स्टार्ट किया जाता है अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए कार्य, यानी कि हित स्वरूपीकरण से संबंध यहाँ पे राजनीतिक दलों के द्वारा जो है पूरी की पूरी चीजें रखी जाती है। यहाँ पर क्या है, पूरा कोई ब्यौरा बनाकर दिया जाता है, ढांचा तैयार किया जाता है कि किस प्रकार से उनकी मांगों को पूरा किया जाए या ठोस रूप में मांगों को रखा जाता है। सेकंड जो आता है वो है हित समूहीकरण, यानी कि हित स्वरूपीकरण में तो क्या हो गया कि एक व्यक्ति से संबंधित, दो व्यक्ति से संबंधित होगी, लेकिन हित समूहीकरण में क्या होता है कि वो एक हित से संबंधित या एक समूह से संबंधित बहुत सारी मांगे होती है, जिसमें राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, हित समूह है, वो सभी क्या करते हैं, मिलकर सरकार के ऊपर या राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि इन मांगों को पूरा किया जाए। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे राजनीतिक संचार की बात आती है। तो राजनीतिक संचार में 5 चीजें होती हैं। अगर हम परंपरागत सामाजिक उसकी संचार की बात करें, उसमें फर्स्ट आता है परिवार। सेकंड जो आता है राजनीतिक निर्गत से संबंधित जो आता है संचार, वो होता है व्यवस्थापिका। सेकंड जो आता है वो निवेशों से संबंधित, यानी कि जो निवेश के रूप में आती है वो कहलाता है राजनीतिक दल, यानी कि निवेश के रूप में राजनीतिक दल जो है क्या करते हैं, इसका समर्थन करते हैं कि किस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो जनसंपर्क आता है। जनसंपर्क से संबंधित उसमें आता है रेडियो है, समाचार पत्र है। जैसे आप देखते हैं कि पहले सरकार का या सरकार क्या निर्णय ले रही है, दुनिया के या जनता के पास या वहां के नागरिकों के पास वो चीज बहुत देर से पहुंचती थी। लेकिन अब आप किसी भी देश की पार्लियामेंट यानी कि संसद जो वहां की व्यवस्थापिका है, वहां क्या निर्णय लिया जा रहा है, आप लाइव बैठकर देख सकते हैं। यानी कि अब सब चीजें क्या हो गई, ओपन हो गई है। और वो क्यों हुई है, क्योंकि जन संचार के जो माध्यम है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, जब ये चीजें यहाँ पर हित स्वरूपीकरण, हित समूहीकरण आता है, उसके बाद शासकीय, यानी कि ये शासन सरकार के पास जाती है। जहां मैंने भी आपको बताया कि यहाँ 2 प्रकार के अधिकारी कार्य करेंगे, आपके राजनीतिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि ये विषय के विशेषज्ञ होते हैं, इनको पता होता है